नमस्ते। आज हम फ्रांस के इतिहास के उस आखिरी सबसे नाटकीय साल की कहानी में उतरने वाले हैं, जिसने वहां सदियों पुराने शाही शासन को खत्म कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई देश अपने ही राजा को पद से कैसे हटा सकता है? बड़ा सवाल है ना? खैर, ये कहानी एक क्रांति, एक जंग और एक जबरदस्त जन विद्रोह की है, जो हमें ठीक इसी सवाल का जवाब देती है। आइए देखते हैं कि कैसे एक के बाद एक घटनाओं ने फ्रांस को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत होती है, आप कह सकते हैं, एक धोखे से। देखिए, राजा लुईस 16वें ने सबके सामने तो नया संविधान मान लिया था, लेकिन पर्दे के पीछे वो अपनी ही सरकार के खिलाफ एक खतरनाक साजिश रच रहा था। लुईस 16वां सच में एक बहुत ही खतरनाक खेल खेल रहा था। दुनिया की नज़रों में तो वो एक संवैधानिक राजा था, पर असली में वो छिपकर प्रशिया के राजा से बातचीत कर रहा था। उसकी उम्मीद ये थी कि विदेशी मदद से वो इस क्रांति को कुचल देगा और अपनी सारी ताकत वापस पा लेगा। ये एक ऐसा दाव था जो उसे बहुत बहुत महंगा पड़ने वाला था। तो राजा की इन हरकतों और विदेशी हमले के डर ने फ्रांस को बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर लाके खड़ा कर दिया। जब यूरोप के बाकी राजाओं ने फ्रांसीसी क्रांति को कुचलने की प्लानिंग शुरू की, तो नेशनल असेंबली ने सोचा कि इससे पहले कि वो हमला करे, हम ही कर देते हैं। और बस अप्रैल 1792 में उन्होंने प्रशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। यहीं से क्रांतिकारी युद्धों का एक नया दौर शुरू हो गया। लेकिन ये जंग सिर्फ सेनाओं के बीच नहीं थी, नहीं, इसने फ्रांस के आम लोगों में एक नई आग भर दी। और इसी आग से पैदा हुआ एकता का एक ऐसा प्रतीक जो आज भी जिंदा है। और यहीं जन्म होता है एक गीत का, जो आगे चलकर क्रांति का दूसरा नाम बन गया। कवि रोजेट डिलिस्ले का लिखा ला मार्सेलेज। ये सिर्फ एक गाना नहीं था, ये तो क्रांति की धुन बन गया था। और ये मशहूर कैसे हुआ? जब मार्सेलेज शहर के वॉलंटियर्स इसे गाते हुए पेरिस की तरफ बढ़ रहे थे। देखते ही देखते ये पूरे देश का देशभक्ति गीत बन गया। हजारों वॉलंटियर्स के लिए ये लड़ाई सिर्फ फ्रांस को बचाने की नहीं थी, नहीं, ये तो यूरोप के उस पुराने निजाम के खिलाफ आज़ादी की एक जंग थी। वो इसे राजाओं और अमीरजादों के खिलाफ आम लोगों की लड़ाई मानते थे। तो एक तरफ फ्रांस बाहरी दुश्मनों से लड़ रहा था और दूसरी तरफ देश के अंदर ही असंतोष की आग भड़क रही थी। और इसी माहौल में कुछ ऐसे कट्टरपंथी पॉलिटिकल क्लब्स उभरे जो जल्द ही क्रांति पर हावी होने वाले थे। इनमें सबसे अहम था जैकोबिन क्लब। ये क्रांति का, आप कह सकते हैं, एक तरह से हेडक्वार्टर बन गया था। इसके सदस्य समाज के अमीर तबके से नहीं, बल्कि कम समृद्ध वर्गों से आते थे, जैसे छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर और दिहाड़ी पर काम करने वाले मजदूर। और इनके लीडर थे मैक्सिमिलियन रोबेस्पियरे। ये लोग और भी बड़े बदलाव चाहते थे, जैसे राजशाही को पूरी तरह से खत्म करना और एक गणतंत्र बनाना। ये आम लोगों की आवाज बन गए। अब जैकोबिन्स के जो समर्थक थे, उन्हें एक बड़ा ही दिलचस्प नाम मिला, सॉ कुलॉत। इसका मतलब पता है क्या है? बिना घुटनों वाली पैंट वाले लोग। और हाँ, ये सिर्फ कोई फैशन स्टेटमेंट नहीं था, नहीं, ये एक पूरा पॉलिटिकल बयान था। वो खुद को उस अमीर तबके से, उस अभिजात वर्ग से अलग दिखाना चाहते थे, जो घुटनों तक की फैशनेबल पैंट पहनते थे। ये उनकी पहचान थी। ये तस्वीर देखिए, इससे बिल्कुल साफ हो जाता है कि वो कैसे दिखते थे। पुरुष की लंबी धारीदार पैंट पर गौर कीजिए, ये सीधे सीधे अमीरों के फैशन को नकारना था। साथ ही पुरुष ने जो लाल टोपी पहनी है, वो आज़ादी का प्रतीक थी, मतलब उनके क्रांतिकारी होने का एक साफ साफ विजुअल सिग्नल। और अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां खाने पीने की चीजों की किल्लत और लोगों का राजनीतिक गुस्सा मिलकर एक ऐसे विद्रोह की शक्ल ले लेता है जो फ्रांस की किस्मत को हमेशा के लिए बदल देगा। 1792 की गर्मियों तक खाने की बढ़ती कीमतें और सप्लाई की कमी ने पेरिस के लोगों को बिल्कुल तोड़ दिया था। जैकोबिन्स ने इसी गुस्से को हवा दी और एक विद्रोह की योजना बनाई। 10 अगस्त को गुस्साई भीड़ ने ट्यूलरीज महल पर धावा बोल दिया, जहां शाही परिवार रहता था। उन्होंने राजा के गार्ड्स को मार डाला और राजा को घंटों तक बंधक बनाए रखा। ये एक बहुत ही हिंसक और निर्णायक मोड़ था। उस एक हमले के साथ ही राजशाही असल में तो खत्म हो ही चुकी थी। अब बस इसे आधिकारिक बनाने और सरकार का एक नया ढांचा खड़ा करने का वक्त था। और फिर आती है वो तारीख, 21 सितंबर 1792। ये तारीख याद रखने लायक है। देखिए, ये सिर्फ फ्रांस के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था।
ये महज एक तारीख नहीं थी, बल्कि ये एक नए दौर की शुरुआत का ऐलान था। यही वो दिन था जब राजशाही को, मोनार्की को औपचारिक तौर पर खत्म कर दिया गया। जो नई असेंबली चुनकर आई थी, जिसे कन्वेंशन कहा जाता था, उसने ऐलान कर दिया, राजशाही खत्म, अब फ्रांस एक गणतंत्र होगा। सदियों से चला आ रहा खानदानी राज बस एक झटके में खत्म हो गया। और इस गणतंत्र की स्थापना के साथ ही लोकतंत्र का एक जबरदस्त विस्तार हुआ। सोचिए, पहली बार 21 साल से ऊपर के सभी पुरुषों को वोट देने का हक मिला, चाहे वो अमीर हो या गरीब। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव था। जाहिर है, नए गणतंत्र को नए प्रतीकों की भी जरूरत थी। तो अब राजा रानी के प्रतीकों की जगह ले ली आजादी की तस्वीरों ने, जैसे कि मैरियान। यहाँ हम देख सकते हैं कि मैरियान ने आजादी की वही लाल टोपी पहनी है और उसके पैरों में टूटी हुई जंजीरें हैं। ये सब क्रांति के आदर्शों को दिखाते हैं, आजादी, बराबरी और भाईचारा। और राजा लुई 16वें का क्या हुआ? खैर, कन्वेंशन ने उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया, उन्हें दोषी पाया गया और 21 जनवरी 1793 को सबके सामने गिलोटीन से मौत की सजा दे दी गई। एक युग का अंत हो गया। तो इस कहानी को हम एक सोचने वाले सवाल के साथ खत्म करते हैं। फ्रांसीसी क्रांति हमें ये दिखाती है कि जब लोग बदलाव के लिए उठ खड़े होते हैं, तो वो सिर्फ कानून या नेता नहीं बदलते, वो उन तमाम प्रतीकों को भी उखाड़ फेंकते हैं जो पुरानी व्यवस्था की पहचान होते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि कोई भी क्रांति असल में क्या मिटाती है और क्या बनाती है।